हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है कि नहीं आजकल। तो बच्चों, हम लोग टेंसर का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में भी हम लोग कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम थ्री डायमेंशनल में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किसी पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें तो क्या होगा। एक कार्टेशियन सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर या स्फेरिकल कहना चाहिए, 3D की बात कर रहे हैं तो उसमें स्फेरिकल कहना चाहिए, कि अगर हम एक कार्टेशियन सिस्टम को स्फेरिकल सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, हम लोग इस पर एक बेस्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है जरा समझो ध्यान से बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है एक कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, एक कोवेरिएंट टेंसर हैज कंपोनेंट्स। ठीक है, एक कोवेरिएंट टेंसर है, उसके कंपोनेंट दिए गए हैं। देखो थ्री डायमेंशन में हैज कंपोनेंट्स एक्स वाई, टू वाई माइनस जेड स्क्वायर और एक्स जेड इन थ्री डी है ना, कार्टेशियन सिस्टम। इन 3D कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं, 3D रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, फाइंड इट्स कंपोनेंट, फाइंड इट्स कंपोनेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया, मतलब एक एक्स वाई जेड में एक वेक्टर के ये कंपोनेंट दिए गए हैं, वही मतलब a1 a2 a3 है, और हमें इस वेक्टर को चेंज करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस वेक्टर को चेंज करना है। देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम में या स्फेरिकल पोलर, इसका भी, इसके पहले तुमको मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने वेक्टर को पोलर में 2D में चेंज किया था। ये स्फेरिकल पोलर है ना। इससे ठीक पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, और अगर बेटा आपने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं तो वीडियो स्टार्टिंग से पढ़िए बेटा, क्योंकि टेंसर ऐसे आप एक दिन पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही बहुत टफ होता है, आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं लगेगा। सब कुछ मैंने बेटा समझा के डिटेल से सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन सिस्टम और स्फेरिकल पोलर सिस्टम में रिलेशन मालूम होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। देखो कैसे करते हैं जरा समझो बच्चों ध्यान से। जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया जेड एक्सिस। ये एक्स वाई जेड सिस्टम क्या होते हैं, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे क्लास 12th में जाइए। क्लास 12th में जहां मैंने 3D की स्टार्टिंग की है, क्लास है ना, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है क्लास 12th में 3 डायमेंशनल की। उसका अगर आप पहला और दूसरा वीडियो पढ़ लेंगे तो ये दिक्कतें आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी कि एक्स वाई जेड सिस्टम क्या होता है, इसमें कैसे कोऑर्डिनेट देखते हैं, कितने प्लेन होते हैं, क्या होता है क्या नहीं। क्लास 12th में 3D की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप डिटेल से समझ सकते हैं। वैसे काम भर का देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लो एक पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है रेक्टेंगुलर में, और आर थीटा फाई है पोलर में, स्फेरिकल पोलर। हाँ, ये कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई जेड और ये पोलर सिस्टम में क्या है बोलो, आर थीटा फाई। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा O है, O को हमने P से मिला दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये वाला एंगल हमेशा थीटा होता है जेड एक्सिस से एंगल। जैसे कि मान लो वो हमारा ओरिजिन है, कॉर्नर, कॉर्नर हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, O को P से मिला दिया, तो जेड एक्सिस से जो एंगल होता है ना बेटा, अब देखो मैं ये थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा बेटा, तभी मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि अगर आप क्लास 12 का पहला वीडियो पढ़ लेंगे 3D का जा करके, तो एक्स वाई जेड सिस्टम दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। वहाँ पर मैंने ज़मीन पर बैठकर बहुत डिटेल से इसको समझाया हुआ है, तो अच्छा होगा एक बार जाके क्लास 12 का 3D का पहला लेक्चर मेरा पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये एंगल बच्चों थीटा हो जाएगा इसका। और देखो ये जो डिस्टेंस है O से P तक की डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस r होती है r। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पर, एक्स वाई प्लेन पर, देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मान लो जैसे ये परपेंडिकुलर जो है ये किसी पॉइंट m बनाता है, तो इसको अगर हम इससे मिलाएंगे, o को m से मिला देंगे फॉर एग्जांपल, तो ये वाला एंगल हमारा फाई हो जाता है, ओ एम का x एक्सिस से एंगल। ठीक है, m क्या है, p पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई प्लेन पर, है ना, एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, ये एंगल फाई हो जाता है। देखो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। अब समझो कि ये जो ट्रायंगल है ना OPM, ये ट्रायंगल बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ दिख नहीं रहा। जैसे ये O है, ये P है, ये M है, ऐसे समझिए OPM। देखो ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है, तो OMP, ये M पर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ये वाला एंगल इसका 90 का है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसमें cos थीटा लगाएं तो cos थीटा क्या होगा, बेस यानी कि PM अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OP। तो PM क्या हो जाएगा, OP cos थीटा, OP कितना है R, तो ये हो जाएगा R cos थीटा। ये PM की लेंथ क्या हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी R cos थीटा। ठीक है, अगर हम इसमें sin थीटा लगाएं तो sin थीटा देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर OM। ठीक है, sin थीटा देखो ये एंगल चूंकि 90 है ना, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, तो हमने cos थीटा लगाया, है ना, तो देखो ये डिस्टेंस हमको r cos थीटा मिल गई है ना। और sin थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर यानी कि OM अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OP। देखो यहां से ये OM मिल जाएगा, OP sin थीटा मतलब r sin थीटा हमको मिल जाएगा OM डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस देखो हमको r sin थीटा मिल जाएगी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की। ठीक है, और ये डिस्टेंस अपनी r cos थीटा हो जाएगी। बस समझे, ये एंगल 90 का है, समझे ना। OMP वाला जो एंगल है ना बेटा, ये 90 का है, तो ये एंगल थीटा आप लोगे। ठीक है, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा इमेजिन तो करना ही पड़ेगा, 3D है। ठीक है ना, देखो अच्छा ये OM मिल गया। अब देखो समझो कि ये वाला एंगल चूंकि फाई है और इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे। अब देखो जरा ध्यान से बच्चों यहां पर कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ऐसे होता है, ऐसे, और ये देखो ये M पॉइंट ऐसे है और O पॉइंट ऐसे, OMP। तो ये वाला एंगल जो है ना बच्चों ये 90 होगा, O और ये पॉइंट मान लो अपना ये N पॉइंट है ना, तो ONM, ONM, तो ये वाला एंगल क्या होगा बोलो, 90 का होगा। तो यहां से देखो अगर हम इसमें sin फाई लगाएं, है ना, या cos फाई इसमें हम लगाएं अगर, तो cos फाई देखो क्या होगा, cos फाई होगा बेस यानी कि ON और अपॉन OM। तो ON क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OM cos फाई, और OM देखो ये है R sin थीटा cos फाई। देखो ये ON मिल गया, R sin थीटा cos फाई। और इसी में अगर हम sin फाई लगाएं, sin फाई का मतलब हो गया NM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OM। तो NM कितना हो जाएगा, देखो OM की देखो वैल्यू ये है R sin थीटा sin फाई। तो देखो ये NM डिस्टेंस देखो बेटा यहां पर हमको मिल जाएगी R sin थीटा sin फाई। देखो ध्यान दो, अगर हम इस P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लें तो ये डिस्टेंस इसका x कोऑर्डिनेट होगी, है ना। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी ये डिस्टेंस ON, और ON देखो ये निकाला है हमने R sin थीटा cos फाई, और इसका y कोऑर्डिनेट देखो ये NM डिस्टेंस हो जाएगी। तो y क्या हो जाएगा, NM डिस्टेंस यानी कि R sin थीटा sin फाई, और z कोऑर्डिनेट ये MP डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो MP डिस्टेंस क्या है, R cos थीटा। तो बच्चों ये जो हमने निकाला है ये अपना XYZ है ना, और R थीटा फाई में रिलेशन होता है। x की वैल्यू हो गई R sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू हो गई R sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू हो गई R cos थीटा। अच्छा ध्यान रखना
थीटा फाई एंगल कई लोग जो है ना इसको इंटरचेंज कर देते हैं, कई लोग इसको फाई इसको थीटा मानते हैं, ये थोड़ा सा इंटरचेंज है ना। कई हो सकता है फिजिक्स में आप पढ़ो तो इसको फाई माने इसको थीटा माने, हो सकता है ऐसा हो। मैथ्स में यही चलता है, फिर इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, कई बार कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा सा रिलेशन ये चेंज हो जाएंगे। थीटा की जगह फाई, फाई की जगह थीटा आ सकता है, यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा हो सकता है। अलग अलग बुक वाले अलग अलग अपना थोड़ा सा हिसाब किताब रखते हैं। तो ये एक्स वाई जेड और आर थीटा फाइन बच्चों रिलेशन होता है स्फेरिकल पोलर में, ये हमें ध्यान रखना होगा, भूल जाएंगे तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। और ये एक्स वाई जेड एक्सिस एंगल क्या है कैसे है ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक बार 3D का क्लास 12 का मेरा पहला लेक्चर पढ़ लो, बस मुश्किल से 20-25 मिनट का पहला लेक्चर है। तो 3D में हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, हमेशा हमेशा का। जब भी 3D आएगा तो मैं कॉन्फिडेंस होगा अलग से, क्योंकि अगर मैं वो सब यहाँ बताने बैठ जाऊँगा तो ये सवाल रह जाएगा, क्योंकि उसमें फिर 25 मिनट लग जाएगा पूरा, और वो बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लिखो जल्दी ध्यान से पहले इसको। जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी। तो बच्चों हमें एक्स वाई जेड से जाना है आर थीटा फाई में, और किस सिस्टम में, कोवेरिएंट सिस्टम में जाना है। एक्स वाई जेड से हमें आर थीटा फाई में जाना है और कोवेरिएंट सिस्टम में जाना है। देखो कोवेरिएंट सिस्टम, कोवेरिएंट सिस्टम का फार्मूला हम लोग बच्चों जानते हैं, मैंने बताया था ए डैश आई क्या होता है, ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या करें, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 पुट करें, क्योंकि यहाँ पर 3D चल रहा है तो अल्फा की वैल्यू 1 2 3 होगी। तो ए डैश आई क्या होगा, पहले अल्फा को 1 रखें, पहले अल्फा को 1 रखें, फिर अल्फा को 2 रखें और फिर अल्फा को 3 रखें। ठीक है, अब आई की वैल्यू को हम लोग 1 2 3 रखें, आई को पहले रखें 1, तो क्या हो जाएगा ए डैश 1 a1 डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स डैश आई को 1 ले पहले, क्या होगा a2 डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स डैश 1 प्लस a3 डेल एक्स 3 अपॉन डेल एक्स डैश 1। पहले हमने क्या किया बोलो, आई को 1 लिया। ठीक है, अब हम बच्चों आई को लेंगे 2, आई को लेंगे 2 तो क्या होगा a डैश 2, ये हो जाएगा a1 डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स डैश 2 प्लस a2 डेल एक्स 2, आई की जगह 2 रखना है, डेल एक्स डैश 2 और प्लस a3 डेल एक्स 3 अपॉन डेल एक्स डैश 2। ठीक है, फिर हमें आई को रखना है 3 सिमिलरली करके, तो आई को 3 भी रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब देखो ये जो x1 x2 x3 है ना, ये हमारा एक्स वाई जेड है। x1 मतलब a1 a2 a3 देखो हमें यहाँ पर दिया गया है। a1 a2 a3 का मतलब बच्चों क्या हो गया, a1 a2 a3 का मतलब देखो ये अपने कंपोनेंट जो दिए गए ना, ये वाला क्या हो गया a1, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया a2 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया a3, है ना। a1 a2 a3 हमें यहाँ पर दिया गया है। और x1 x2 x3 है ना, x1 x2 x3 बच्चों हम लोग जानते हैं। x1 का मतलब हो गया x, y डैश का मतलब हो गया y, x1 और x2, x2 का मतलब हो गया y और x3 का मतलब क्या हो गया z, है ना। x1 x2 x3 क्या होते हैं, देखो x1 x2 x3 होते हैं अपने पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, x1 x2 x3 और x1 डैश देखो x1 डैश हो गया r, x2 डैश हो गया थीटा, है ना, x2 डैश हो गया थीटा और x3 डैश हो गया है फाई, है ना, r थीटा फाई। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज यहां रखनी पड़ेंगी। देखो जैसे सबसे पहले निकालोगे डेल x1 अपॉन डेल x डैश 1, तो डेल x1 का मतलब क्या हो गया, डेल x डैश 1 का मतलब क्या हो गया r, तो डेल x अपॉन डेल r करो, डेल x अपॉन डेल r करो, तो थीटा और फाई कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचेगा साइन थीटा कॉस फाई, r के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो देखो सबसे पहली वैल्यू हमने यहां पर निकाली है डेल x1 अपॉन डेल x डैश 1 की,
ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और A1 की देखो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू अपनी A1 की यहाँ पर आएगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो ये अपना आएगा क्या, डेल x2 अपॉन डेल x डैश 1। देखो इसकी वैल्यू निकली, आई की जगह 1 रखा था, है ना, और यहां पर भी डेल x2 अपॉन डेल x डैश 1। डेल x2 का मतलब क्या हो गया y, डेल x डैश 1 का मतलब क्या हो गया r, तो डेल y बाई डेल r, तो क्या हो गया साइन थीटा साइन फाई, और r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, डेल x3 अपॉन डेल x डैश 1, तो डेल x3 क्या हो गया डेल z, डेल x डैश 1 का मतलब क्या हो गया डेल r, तो डेल z बाई डेल r क्या हो गया cos थीटा, और r के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो गया बोलो 1 हो गया। तो देखो ये वैल्यूज यहाँ रखी जाएंगी, है ना, तो इसकी जगह ये वैल्यू, इसकी जगह पर ये वैल्यू, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, और a1 a2 a3 की वैल्यू देखो यहाँ से ये रख देंगे, तो इससे हमें a डैश 1 मिल जाएगा। बात समझे ना। इसी प्रकार देखो जैसे ये चाहिए ना, इससे हमें a डैश 1 का मतलब उस स्फेरिकल में नया कंपोनेंट a1 से क्या बन जाएगा a डैश 1। इसी प्रकार देखो a डैश 2 निकालेंगे, फिर a1 a2 a3 तो मालूम ही है, इसकी वैल्यू निकाली जाए। देखो क्या ये क्या है, डेल x1 अपॉन डेल x डैश 2, तो डेल x1 का मतलब डेल x डैश 2, तो डेल x डैश 2, ये सॉरी ये x डैश 2 और ये x डैश 3, ठीक है, तो डेल x डैश 2 का मतलब क्या हो गया डेल थीटा, तो डेल x को डेल थीटा के रिस्पेक्ट में करो, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो r तो कांस्टेंट हो गया, और क्या हो गया cos फाई बाहर, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा बोलो cos थीटा, ठीक है। ये देखो वैल्यू यहां पर हमको रखनी होगी, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू है ना, a1 तो मालूम है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो, ये क्या हो गया डेल x2 अपॉन डेल x डैश 2, तो डेल x2 का मतलब डेल y, और डेल x डैश 2, डेल x डैश 2 का मतलब क्या हो गया बोलो डेल थीटा, तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा बाकी सब कांस्टेंट हो गया, r sin फाई, और ये क्या हो गया बोलो cos थीटा। इसी प्रकार सबकी वैल्यूज निकालेंगे, डेल x3 इसकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। सबकी वैल्यू देखो यहाँ पर इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 1 बाय 1, और a1 a2 a3 मालूम है। तो इस तरीके से हमको 3 अलग अलग नए कंपोनेंट्स वेक्टर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि स्फेरिकल में और कार्टेशियन में हमको रिलेशन मालूम होना चाहिए, और अगर वो रिलेशन एक बार हमको मालूम है बच्चों, तो फिर ये कोवेरिएंट की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। a1 a2 a3 पुराने वाले कंपोनेंट हैं, a डैश 1 a डैश 2 a डैश 3 ये नए वाले कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हमें चेंज करना होता है अपने पुराने कार्टेशियन सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कई जगह पर, इसलिए ये हमको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कर लेंगे इसी इसके बाद a1 a2 a3 निकालना और इन सबकी वैल्यू निकालनी, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कई बार, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।